देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। फरीदाबाद से बंदूकों समेत 360 किलो विस्फोटक बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई में 2 डॉक्टर्स की कार्रवाई। पुलिस बोली अभी ऑपरेशन जारी। यूपी के स्कूलों में अनिवार्य होगा वंदे मातरम। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले वंदे मातरम की विरोध ही बना विभाजन का कारण। लैंड फॉर जॉब केस मामले में फिलहाल फैसला टला। 4 दिसंबर को फैसला सुनाएगा कोर्ट। जमीन के बदले नौकरी केस में लालू तेजस्वी के अलावा राबड़ी देवी समेत अन्य आरोपी। पटना के दानापुर में दर्दनाक हादसा। मकान की छत गिरने से 5 लोगों की मौत। मौत के बाद इलाके में मचा हड़कंप। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। गोरखपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में एकता यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें ध्यान रखना होगा कि भारत में अब फिर कोई जिन्ना पैदा ना हो पाए। अगर कोई जिन्ना पैदा होता है तो उसे दफन करना होगा। हमें सावधान रहना होगा कि देश में दोबारा विभाजन की स्थिति ना बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि आज हमें भाषा और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है, लेकिन राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। सुनिए। देखते ही देखते वंदे मातरम कई घोष विदेशी दासता से भारत को मुक्त करने का मंत्र बन गया। अनुमान करिए, जो मंत्र भारत की आजादी का कारण बना हो, उस मंत्र को भी लोगों ने सांप्रदायिक कह करके उसमें संशोधन करने का प्रयास कांग्रेस ने किया। कहा ये 5 और 6 छंद का क्यों पढ़ना है, 2 छंद नहीं हो जाए। मेरा यह मानना है, कोई व्यक्ति हो, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, वह किसी राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। हम सब भारतवासियों को इस बारे में ध्यान रखना होगा। हमारी आस्था हमारी जगह। अगर हमारी आस्था हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बाधा पैदा कर रही है, हमें उस आस्था को एक और करना होगा। सबसे पहले अपनी राष्ट्रीय अखंडता के लिए प्राणपण से जूझने के लिए तैयार होना होगा। भारत के एक नागरिक के रूप में हमारा दायित्व है। कुछ लोगों के लिए आज भी भारत की एकता और अखंडता से बढ़कर के उनका मत और मजहब बड़ा हो जाता है। उनकी व्यक्तिगत निष्ठा महत्वपूर्ण हो जाती है। और वास्तव में ऐसे लोग संदेह के दायरे में नहीं आते। भारत के एक नागरिक के रूप में हमारा दायित्व है। कुछ लोगों के लिए आज भी भारत की एकता और अखंडता से बढ़कर के उनका मत और मजहब बड़ा हो जाता है। उनकी व्यक्तिगत निष्ठा महत्वपूर्ण हो जाती है। और वास्तव में ऐसे लोग संदेह के दायरे में नहीं आते। वंदे मातरम का विरोध का कोई औचित्य नहीं। और यह वंदे मातरम के खिलाफ जो विस्ममन हो रहा है, मोहम्मद अली जौहर ने 1923 में कांग्रेस के अधिवेशन में, जिस कांग्रेस के अधिवेशन में 1896-97 में स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पूरे वंदे मातरम गान को वहां पर सुनाया था, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था, अपने स्वर में गाया था। और 1896 से लेकर के 2022 तक कांग्रेस के हर अधिवेशन में यह गान होता था। लेकिन वंदे मातरम को कांग्रेस ने 1923 में, जब मोहम्मद अली जौहर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वंदे मातरम का गान शुरू होते ही वह
अध्यक्ष पद से उड़ करके चले गए, उन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था। बहनों और भाइयों, वंदे मातरम का इस प्रकार का विरोध यही भारत के विभाजन का दुर्भाग्यपूर्ण कारण बना था। कांग्रेस ने अगर उस समय मोहम्मद अली जौहर को अध्यक्ष पद से बेदखल करके वंदे मातरम के माध्यम से भारत की राष्ट्रीयता का सम्मान किया होता, भारत का विभाजन नहीं होता। उधर ज्ञानवापी परिसर से वजू खाने को लेकर एक अहम खबर मिल रही है कि प्रयागराज हाई कोर्ट में सर्वे कराने की मांग पर सुनवाई। बड़ी जानकारी इस वक्त की याचिका पर थोड़ी देर में कोर्ट में सुनवाई होगी। बाकी हिस्से की तरह वजू खाने के सर्वे की मांग की जा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की प्रयागराज से आपको बता दें, ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने को लेकर ये खबर कि प्रयागराज हाई कोर्ट में सर्वे कराने की मांग पर सुनवाई हो रही है और याचिका पर थोड़ी देर में कोर्ट में सुनवाई होगी। वजू खाने के सर्वे की मांग की जा रही है कि ये जो वजू खाना है इसका सर्वे कराया जाए और एक बार फिर से ये मांग उठी है कि वजू खाने का सर्वे कराया जाए। आपको याद दिला दें कि जब शुरुआती वक्त में इस पूरे मसले पर सुनवाई हो रही थी, उस वक्त भी कहा गया था कि वजू खाने का सर्वे किया जाए। अलीगढ़ के हैबिटेट सेंटर में आयोजित आत्मनिर्भर भारत हर घर स्वदेशी कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि 14 नवंबर को बिहार की जनता झूठ और प्रचार पर ताला लगाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में आरजेडी की हार तय है और जनता विकास आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चल रही है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि साल 2047 तक नए भारत के निर्माण की तैयारी हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा समय में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और कानून व्यवस्था मजबूत होने से उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। पहले जहां शिक्षा और अवसरों की कमी होती थी, वहीं अब भारतीय छात्राएं विदेशों तक अपनी पहचान बना रही हैं। तो अलीगढ़ से ये खबर, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि बिहार में झूठ पर 14 नवंबर को ताला लगेगा और बिहार में आरजेडी की हार निश्चित है। आत्मनिर्भर भारत अभियान कार्यक्रम का आयोजन अलीगढ़ में किया गया, जिसमें डॉक्टर दिनेश शर्मा शामिल हुए और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को लेकर कई बड़ी बातें भी कही और इसके साथ ही साथ बताया बिहार में चुनावी नतीजों को लेकर कि आरजेडी की हार निश्चित है। एनडीए की एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार में चुनावी नतीजों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। खबर बलिया से है, जहां पुलिस और बाइक सवार बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को देख भाग रहे हत्या के आरोपी के लिए पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर जवाबी फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। बदमाश के पास से तमंचा, एक खोखा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की गई है। घटना 24 घंटे पहले महलीपुर में एक युवक की कुल्हाड़ी से हत्या से जुड़ी हुई है। 2 अन्य आरोपी फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और बदमाश के पास तमंचा और बाइक बरामद हुई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जनपद बलिया में थाना मनियर के अंतर्गत कल एक घटना हुई थी, जिसमें चंदन राजभर की अभिनंदन राजभर एवं उनके साथियों के द्वारा टंगारी से हत्या कर दी गई। इस संबंध में थाना मनियर पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया और पुलिस नामित अभियुक्तों की तलाश में लग गई थी। पुलिस को आज जरिए मुखबिर सूचना मिली कि जो इस घटना का मुख्य आरोपी जो है वो मोटरसाइकिल से कहीं भाग रहा है। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की तो वो भाग निकला। पुलिस ने उसकी घेराबंदी करके जब उसके ललकारा तो उसने पुलिस पे फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उसके पैर में गोली लग गई। उसके और इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बात थी कि 20 साल पुरानी जो सरकार है, 20 साल में सबसे ज़्यादा गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, ना कारखाना, ना फैक्ट्री, ना उद्योग, ना धंधा, सबसे ज़्यादा पलायन, शिक्षा चिकित्सा चौपट, प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे बिहार। यानी आप कह सकते हैं कि बिहार के लोगों का ये कहना है
कि 20 साल राज करने के बाद भी एनडीए ने बिहार को सबसे अंतिम पायदान पर लेकर के गया, बल्कि 20 साल में डबल इंजन चाहती तो बिहार को नंबर 1 स्टेट बना सकती थी। 11 साल केंद्र में, 20 साल राज्य में। लोग जो है बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया है बिहार से, 4-5 करोड़, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए लोगों को जो है बाहर जाना पड़ता है। अब बिहार के लोगों को है कि आगे बढ़ना है। अब बिहार के लोगों को सुख सुविधा बिहार में चाहिए। कोई परिवार बिछड़े ना, केवल होली और छठ में ना मिले, बल्कि जिंदगी भर जो है साथ रहे। और बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई की व्यवस्था हो, उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। लोग अब ये चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि 171 जो हम लोगों ने रैलियां की पूरे बिहार में, एक सुर से एक आवाज़ आ रही थी कि इस बार बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और पहले चरण में भी लोगों ने इस आधार पे वोट किया। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि बिहार के लोग जो है इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं और इस बार नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं, कलम राज को लाने जा रहे हैं। अब बिहार केवल सुर्खियों में नहीं रहेगा, बल्कि अब बिहार सफलताओं में गिना जाएगा। बिहार जो है सबसे विकसित राज्य जो है वो बनेगा। 20 सालों में केवल सुर्खियों में रहता है, सफलताओं में कहीं आप देख लीजिए, इवन सदन में भी भाजपाओं के नेताओं से, एनडीए के नेताओं से, मुख्यमंत्री जी से, दो बेकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे हमने पूछा कि एक काम बता दो जिसमें बिहार पूरे देश में नंबर 1 हो। किसी के पास जवाब नहीं। सदन की बात बता रहे, कई बार हमने पूछा, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब जो है 14 तारीख के बाद बिहार जो है सफलताओं में गिना जाएगा। सबसे विकसित राज्यों में बिहार जो है गिना जाएगा, जहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे, जहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगेगी, जहाँ पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी। और आगे बढ़ेंगे। हापुड़ के थाना कपूरपुर पुलिस की चेकिंग के दौरान पुलिस की गौकश बदमाश से मुठभेड़ हुई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर घेराबंदी की, तभी कार सवार बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से अवैध पिस्टल, खोखा कारतूस और स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुई है। मृतक आरोपी संभल का हिस्ट्री शीटर था और 50,000 रुपए का इनामी भी था। उस पर गौकशी, हत्या के प्रयास और गैंगस्टर एक्ट के अलावा कई संगीन मामले दर्ज थे। थाना कपूरपुर में एक सूचना प्राप्त हुई थी, 112 नंबर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना कपूरपुर क्षेत्र में संदिग्ध गोकशों द्वारा गाय को कलेक्ट करके उनके परिवहन हेतु उनको कलेक्ट किया जा रहा है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष कपूरपुर अपनी फोर्स के साथ संबंधित सूचना स्थल की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया और वहाँ पर एक सस्पेक्टेड गाड़ी, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी उनको नज़र आई, जिसका उन्होंने पीछा किया। उस गाड़ी का पीछा करते समय उस गाड़ी ने थानाध्यक्ष के ऊपर फायर किया, जानलेवा हमला किया। थानाध्यक्ष कपूरपुर ने उसकी जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ और उसको CSC धौलाना भेजा गया था। उसके बाद वो हायर सेंटर रेफ़र किया गया था, जहाँ पर रामा मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। इस व्यक्ति की मृतक व्यक्ति की पहचान हसीन के रूप में हुई, जो कि करीब इसके खिलाफ 25-26 मुकदमे हैं। हसीन पुत्र इकरार
जो करीब 30 वर्ष का है। और उधर बदायूं पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ में कुख्यात गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को देखा आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है, वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। गिरफ्तार आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज हैं। ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई है और ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस सतर्क है। 9 नवंबर को थाना सहसवान पर मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक अभियुक्त जो गौवध से संबंधित अपराधी है, अभ्यस्त अपराधी है, इसके द्वारा छोटे गौवंशीय पशुओं का वध किया जा सकता है। इसी दौरान SHO सहसवान जो कि क्षेत्र में मामूर थे, वो घटनास्थल की ओर रवाना हुए। मुखबिर के बताए हुए हुलिया के आधार पर उनको एक व्यक्ति वहाँ पर दिखाई दिया। उसने जब पुलिस टीम को देखा तो उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई। उधर एटा में तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सकीर थाना क्षेत्र के करमचंदपुर गांव के पास हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज एटा में भर्ती कराया। पुलिस ने दोनों बाइकों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। तो एटा से ही पूरा मामला सामने आया है, जहां पर दर्दनाक मौत हुई है, 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 2 बाइकों को जब्त किया, जांच शुरू कर दी है। तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने की टक्कर में यह बड़ा हादसा हुआ, जहां एक मासूम की जान चली गई और 3 लोग जख्मी हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरठ के लोहिया नगर में 3 गोदामों में अचानक भीषण आग लग गई। आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया और पास के मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। मकान में मौजूद परिवार सुरक्षित बाहर निकाला गया। गोदामों में फैक्ट्रियों से लाई गई इस्तेमाल हुई प्लास्टिक की चीजें रखी गई थी। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, देर रात की ये घटना है कि किस तरह से गोदाम में आग लगने की वजह से यहाँ हड़कंप मच गया और जो भी इस गोदाम में सामान रखा हुआ था वो भी जल चुका है। बहुत भयंकर आग लगी है, जिसे बुझाने के लिए भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है। आग लगने की वजह से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोग घरों से बाहर निकले और जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत भयंकर आग लगी है तो फायर ब्रिगेड की टीम को इस पूरे मामले की सूचना दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग बुझाने की पूरी कोशिश यहां की गई और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर राजेश मिश्रा के घर से करीब 2 करोड़ रुपए नगद बरामद किया है। नकदी गिनने के लिए पुलिस को 4 मशीनें मंगवानी पड़ी। छापेमारी में गांजा और स्मैक भी बरामद हुई। राजेश मिश्रा पहले से जेल में बंद है, जबकि उसका पूरा अवैध कारोबार उसकी पत्नी और बच्चे मिलकर चला रहे थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।